जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं आज आपको बताऊंगा शिल्पी हत्याकांड क्या था और इसमें कौन कौन फंस रहे थे और ओरिजिनलिटी में इसमें हुआ क्या और इनका हत्या कैसे किया गया था। लेकिन इसमें आपको कुछ समझना पड़ेगा कि राजनीति कहां हद तक गिर सकता है जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ भाइयों, 1999 का कहानी है ये। आज का नहीं, आज से 26 साल पहले 3 जुलाई 1999 की घटना है। उस टाइम भाइयों मैं बता दूं कि बिहार के अंदर जो सरकार थी वो राष्ट्रीय जनता दल लालू की सरकार थी, लेकिन मुख्यमंत्री लालू यादव की बीवी धर्मपत्नी राबड़ी देवी थी। और संयोग ये था, इसमें एक एंगल कांग्रेस के साथ भी जुड़ा हुआ था, जबकि आप बोलोगे कि उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार केंद्र में नहीं था, इसलिए उनकी कोई वो नहीं थी। लेकिन नहीं, इसका जो लास्ट में जब क्लोज किया गया था इस केस को 2006 में, उस टाइम पे केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मतलब जनता दल और कांग्रेस की सरकार दोनों ने मिलकर इस केस को बंद कराया और बहुत दिन तक इसका वेट किया गया कि कब केंद्र में कांग्रेस की सरकार आएगा जो कि सीबीआई के ऊपर दबाव देके इस केस को क्लोज कराया जाएगा। जी हाँ भाइयों, सुशांत सिंह राजपूत वाला कहानी सेम कहानी इसमें हो गया। और अभी क्यों गरमा रहा है ये कहानी, जबकि इस चीज को खत्म हुए 26 साल हो गया, लेकिन फिर भी ये एकदम से राजनीति में आ गया, मीडिया में आ गया, पूरे बिहार से लेके पूरे देश में छा गया। एक्चुअली ये घटना जो है बिहार का घटना है और अभी बिहार में इलेक्शन है। नया एक पार्टी बना है, जन सुराज पार्टी। उसका जो मुखिया है जन सुराज पार्टी का प्रशांत किशोर जो है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में बता दो भाइयों, वो आम आदमी नहीं है। 2014 ईस्वी में मोदी का जो रणनीति सलाहकार था वो प्रशांत किशोर था। नीतीश कुमार का सलाहकार प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी को जिताने वाला सलाहकार प्रशांत किशोर, मतलब आंध्र प्रदेश का सरकार बनाने वाला जो था उसमें प्रशांत किशोर। यहां तक कि शिवसेना का राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का जो सलाहकार था वो भी था प्रशांत किशोर। मतलब ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज के डेट में नहीं है या प्रधानमंत्री जिसका की सलाहकार वो नहीं बना था। यहां तक कि तेजस्वी, राहुल गांधी सबका सलाहकार था। इसलिए ये आम आदमी नहीं है। और इन्होंने इसलिए उठाया ये बात को कि बीजेपी का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश मौर्य, जी हाँ, जैसे जैसे सम्राट चौधरी का काला कारनामा खुलते जाता है वैसे वैसे उसका नाम चेंज होते जाता है। भाइयों, अब हम शिल्पी मर्डर केस पे आते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि शिल्पी का पूरा नाम था शिल्पी जैन और उसके पिताजी का नाम था उज्जवल जैन। उज्जवल जैन जो था वो पटना का बहुत बड़ा कपड़ा का कारोबारी था। कपड़ा का कारोबारी होने के कारण पटना के अंदर उसका रसूख भी था। लेकिन क्या होता है, एक एनआरआई होता है जिसका नाम होता है डीएन सिंह। पटना का ही रहने वाला बहुत पहले था, लेकिन वो एनआरआई बन जाता है, लेकिन फिर से पटना शिफ्ट हो जाता है। उसी का बेटा का नाम था गौतम सिंह। शिल्पी का जो मर्डर केस है उसमें दो चीज नाम लिया जाता है, शिल्पी गौतम हत्याकांड। बहुत आदमी ये ऐसा सोचता है कि शिल्पी गौतम शिल्पी का टाइटल है या उपनाम है, लेकिन नहीं भाइयों। जब शिल्पी हत्याकांड हुआ था तो उसके साथ गौतम सिंह का भी हत्या हुआ था, दोनों का एक साथ लाश मिला था। 3 जुलाई 1999 से पहले जो शिल्पी होती है उसका टच होता है गौतम सिंह के साथ, और गौतम सिंह के साथ इतना टच हो जाता है कि मतलब दोनों प्यार में डूब जाता है, कोई गलत काम नहीं करता है। लेकिन गौतम सिंह को ये था कि राजनीति में उतरना है, बहुत बड़ा रसूखदार बनना है। तो अब राजनीति में उतरना है तो उस टाइम राष्ट्रीय जनता दल ही था, उसके अलावा कोई पार्टी का नामो निशान बिहार के अंदर था नहीं। जो था भी उसके बड़े बड़े लीडर को मार के पीट के सबको बिठा दिया गया था। तो उसकी दोस्ती होती है साधु यादव से। साधु यादव भाइयों
राबड़ी देवी जो वहां की तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उसका भाई, छोटा भाई, और लालू प्रसाद यादव का साला, जिसको कि उस टाइम पे दुलारा साला भी बोलते थे। मतलब हमारे बिहार में एक जो सबसे ज्यादा आपका करीबी होता है उसको दुलरवा बोला जाता है, वही था साधु यादव। जो भी घटना को अंजाम दिया जाता था बिहार के अंदर, उस हत्याकांड हो, चाहे रंगदारी हो, फिरौती हो, कुछ भी हो, वो साधु यादव के थ्रू दिया जाता था। किसी नेता को धमकाना है तो लालू यादव खुद से नहीं करते थे, साधु यादव के थ्रू करवाते थे। तो गौतम सिंह जो है साधु यादव के टच में आते हैं, और साधु यादव को कुछ पैसा मिलता है, क्योंकि गौतम सिंह एनआरआई का बेटा था तो पैसे की कमी थी नहीं। तो गौतम सिंह को वहां के पटना के जदयू जनता दल के यूथ विंग के नेता बना दिया जाता है, अध्यक्ष। जी हाँ भाइयों, जैसे ही अध्यक्ष का पद मिलता है तो गौतम सिंह को लगता है कि मैं तो अब लालू के करीब आ गया। लेकिन नहीं, कोई भी बड़ा बड़ा नेता जो है या कोई क्रिमिनल होता है, वो अगर किसी को साथ में जोड़ता है अपने, तो जब तक उससे कोई हित ना हो तब तक वो उसको साथ में नहीं रखता है। तो गौतम सिंह के साथ किसी दिन वो साधु यादव का जो है नजर पड़ जाता है शिल्पी जैन के साथ। शिल्पी जैन पे नजर पड़ते ही साधु यादव की लालसा बढ़ जाती है, और साधु यादव का दोस्त था, जिगरी दोस्त, सम्राट चौधरी, जिसे आप सम्राट कुमार मौर्य भी बोल सकते हैं, राकेश मौर्य भी बोल सकते हैं, राकेश चौधरी भी बोल सकते हैं। जैसे जैसे हत्याकांड में इनका नाम आते गया, वैसे वैसे ये अपना नाम चेंज करते रहे। तो एक दिन क्या होता है से जो शिल्पी जैन थी, ये ग्रेजुएट थी वुमेन्स कॉलेज से, पटना से। और जब ये ग्रेजुएट करने के बाद, उस टाइम नया नया कंप्यूटर आया हुआ था, उसके लिए सभी की चाह होती थी कि हम कंप्यूटर सीखें। बगल में ही फुलवारी शरीफ है पटना के अंदर, वहां पे शिल्पी जैन जो है एक कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करती है जो 1.5 घंटा का होता है। और उस टाइम पे गाड़ी बहुत कम थी, तो उसका फादर गाड़ी यूज करता था, तो खुद क्या करती थी, ऑटो लेके जाती थी और क्लास करके फिर वापस आ जाती थी। ये चीज साधु यादव सब कुछ पता करके रखा। साधु यादव का फॉर्म हाउस था वाल्मीकि नगर में, जिसे कि दुनिया बोलती थी कि साधु यादव के अय्यासी का अड्डा था वो। मतलब वहां अगर आप रेकी कीजिएगा, वहां पे अगर आप जासूसी करते उस टाइम, तो कोई ना कोई लेडीज, कोई ना कोई लड़की डेली आपको किसी ना किसी अवस्था में वहां मिलती रहती थी। प्यार से तो सही है, नहीं तो जबरदस्ती कर लिया जाता था उसके साथ, या कोई ना कोई धमकी देके उनके साथ गलत किया जाता था। मतलब एक अय्यासी का अड्डा था। इस कारण से उधर जो शरीफ आदमी था, धीरे धीरे जगह खाली करते जा रहा था, और साधु यादव की वर्चस्व बढ़ती जा रही थी वहां पे। तो गौतम सिंह का एक दोस्त जो है, उसको साधु यादव मोहरा बना के भेजता है शिल्पी के पीछे पीछे, कि मतलब निगरानी रखो इसके ऊपर, जब मैं जो बताऊंगा तुम शिल्पी जैन को बताना और हमारा काम करना। जैसे ही शिल्पी जैन ट्यूशन के लिए जाती है, जैसे ही उसमें ऑटो में बैठती है, वैसे ही वो दोस्त आता है गौतम का, जिसे साधु यादव ने भेजा था। वो दोस्त क्या करता है, शिल्पी जैन को बताता है कि तुम्हें चलो वाल्मीकि नगर गेस्ट हाउस में बुला रहा है गौतम सिंह। तो वो बोली कि नहीं, चलिए पहले मैं क्लास करूंगी उसके बाद जाऊंगी। तो जाने लगती है। तो वो क्या करता है, जो दोस्त होता है गौतम का, वो अपने गाड़ी में बिठा लेता है और बोलता है चलो मैं आपको कंप्यूटर क्लास में छोड़ देता हूँ। जब आगे जाता है, कंप्यूटर क्लास से रास्ता दूसरे तरफ जाने लगता है, तब शिल्पी जैन बोलती है उस लड़के को कि मेरा क्लास तो इस तरफ है, इस तरफ कहाँ लेके जा रहे हो? तो वो बोलता है कोई बात नहीं, वो आपका जो दोस्त है गौतम सिंह, वो आपको यहाँ पे बुलाया है और वहीं पे आप मिल के तुरंत आप चला जाना। तो शिल्पी सोची कि ठीक है, 2 मिनट मिल लेती हूँ फिर चली जाऊंगी। शिल्पी जैन को बहला फुसला के वाल्मीकि नगर के गेस्ट हाउस जो साधु यादव का था वहां लेके जाया जाता है। वहां जैसे ही लेके जाया जाता है, शिल्पी जैन को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहां पहले से मौजूद होता है सम्राट चौधरी, बिहार का आज का उप मुख्यमंत्री। ऐसा उस टाइम के राजनीतिक विशेषज्ञ के द्वारा कहा जाता है। और कुछ उस साइड के जो बूढ़े बुजुर्ग से आप जब मिलने जाओगे तो उनके द्वारा ये चीज कहा जाता है। दोनों का जो है केस में भी जो दर्द था, दोनों का नाम दर्द था। जी हाँ भाइयों, वहां पे क्या किया जाता है फिर कि जो गौतम सिंह का दोस्त
जब शिल्पी जैन को लेके जाता है तो उसी टाइम गौतम सिंह का एक और दोस्त है, वो उसको देख लेता है। वो किसी तरह गौतम सिंह को बता देता है कि ऐसे ऐसे बात है, और गौतम सिंह को ये पता था कि साधु यादव का जो वाल्मीकि नगर का गेस्ट हाउस है वो अयासी का अड्डा है, वहां तुरंत पहुंचता है। जैसे गौतम सिंह पहुंचता है वहां पे, तो शिल्पी जैन का जो है लाश नीचे रखा हुआ रहता है, और उसमें बिल्कुल भी शरीर पे कपड़ा नहीं था, बिल्कुल नंगा पड़ी हुई थी वो, एक भी कपड़ा नहीं था, चारों तरफ से नोचा खसोटा हुआ थी वो, और ऐसे ही थी। तो गौतम सिंह धमकी देता है वहां पे साधु यादव को कि मैं पुलिस में जाऊंगा और मैं इस पे कार्रवाई करवाऊंगा। फिर गौतम सिंह भी वहां से लापता हो जाता है। कुछ दिन के बाद, 1 से 2 दिन के बाद, एक कार गौतम सिंह का जो गाड़ी होता है उसी में दोनों का लाश मिलता है। लेकिन लाश मिलने से पहले शिल्पी जैन का पिताजी, क्योंकि वो एक लड़की की पिताजी है और 8 घंटा तक जब बेटी नहीं आती है घर, तो बगल में ही फुलवारी शरीफ थाना होता है, वहां जाके कंप्लेन देती है। कंप्लेन देने के बाद देखिए यहाँ पे पुलिस और साधु यादव कैसे मिला हुआ है तालमेल। मैं उसी बिहार की घटना बता रहा हूं भाइयों, जहां पे उस टाइम पे, लालू के टाइम पे, डीएम तक को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तक को जिंदा जला दिया गया था। दूसरा, जब डीएम आता है उसकी वाइफ के साथ कम से कम साल भर बलात्कार किया जाता है, अलग अलग गुंडों के द्वारा, लालू यादव के गुंडों के द्वारा, जिसमें भी साधु यादव का नाम आता है। उस बिहार में उस समय ऐसा होता था, और यही कारण है कि बिहार के उस टर्म को जंगल राज कहा जाता है। और जिस आदमी ने, बूढ़े बुजुर्ग ने या जवान आदमी ने उस टाइम का राज देखा है, वो कभी भी राजद को वोट देने के लिए नहीं चाहेगा भाइयों। और उस चीज को हमेशा याद इसीलिए दिलाया जाता है। जब बाप उसका लाश मिलता है शिल्पी जैन और गौतम सिंह का, तो उसमें देखिए दोनों के लाश में एक कॉमन चीज था, लड़की तो फुल नंगे थी, लेकिन नहीं, जो गौतम सिंह था वो हाफ पैंट और टी शर्ट पहना हुआ था। तो गौतम सिंह का टी शर्ट खोल के लड़की शिल्पी जैन को पहना के रखा हुआ था, और गौतम सिंह हाफ पैंट में था, पूरा शरीर नंगा था, और जो शिल्पी जैन थी वो गौतम सिंह वाला टी शर्ट पहना हुआ था। जब उस लाश को लेके गया, और उज्जवल सिंह जो कारोबारी था कपड़ा, उज्जवल जैन जो कारोबारी था कपड़ा का, उसने जब एसपी को बताया, तो एसपी के पास साधु यादव का कहा जाता है कि पहले से फोन आ गया था, सम्राट चौधरी का फोन आ गया था, और एसपी ने ये बता दिया कपड़ा कारोबारी को कि आपकी बेटी ने जहर खाया है, और जहर का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड जहर। तो जब उसका लड़की का पिता पूछता है आपको कैसे पता कि ना पोस्टमार्टम हुआ है ना कुछ हुआ है, और आपको कैसे पता कि जहर खाया है, बोला ऐसी लाशें हम डेली देखते रहते हैं और हमें अब अंदाजा हो गया है कि ये वही केस होगा। लेकिन फिर भी बात ऊपर तक पहुंचता है, और शिल्पी जैन का भी फादर बहुत बड़े आदमी थे, गौतम सिंह का भी फादर बहुत बड़ा आदमी था। तो उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में ये निकल के आता है कि लड़की के शरीर में लिथियम एल्यूमिनियम पाया जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा जहर है, जिसे किसी को अगर खिला दिया या चढ़ा दिया जाए तो मर जाता है। वही दे के उसको मार दिया गया था लड़की को। बात बहुत ज्यादा उठती है, मुख्यमंत्री का कुर्सी तक पे बात आता है, तब उसको क्या किया जाता है, सीबीआई के हैंड ओवर कर दिया जाता है। लेकिन लालू यादव की इतनी रसूख थी कि सीबीआई को कुछ दिन तक शांत कर दिया जाता है कि आप केस को लंबा खींच के रखें। लेकिन जब सीबीआई पूरा पोस्टमार्टम करके इसके निष्कर्ष पे पहुंचता है, तो वही सीबीआई बताता है कि लड़की के साथ लगातार गैंगरेप हुआ है। गैंगरेप में लड़की का के अंदर जो है वीर्य, अलग अलग टाइप के वीर्य मिला था, और उस वीर्य के सैंपल से अगर किसी के ब्लड को सैंपल को मिलाया जाए तो वो मैच कर जाता है, और इससे क्या होता है, जो अपराधी होता है वो पकड़ में आ जाता है। तो सीबीआई ने उस टाइम पे साधु यादव को बोला अपना ब्लड सैंपल देने के लिए, लेकिन साधु यादव ने देने से मना कर दिया, क्योंकि लालू यादव की उस टाइम पे बहुत ज्यादा चलती था, और बिहार के अंदर किसी को भी सीबीआई तक को घुसने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। इसलिए उसने देने से मना कर दिया, और फिर सम्राट चौधरी से पूछा करा गया, जो अभी बीजेपी की तरफ से बिहार का डिप्टी सीएम है, कि आप अपना ब्लड सैंपल दीजिए। तो सम्राट चौधरी ने भी मना कर दिया ब्लड सैंपल देने से। जब दोनों ने देने से मना कर दिया, तो 2004
के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई केंद्र में, तब लालू की समर्थन था कांग्रेस को, और सीबीआई से ये कहलवाया जाता है कि शिल्पी और गौतम का जो मर्डर हुआ था, मर्डर नहीं, वो आत्महत्या था और जहर खा के उनकी मृत्यु हुई थी, कोई रेप नहीं हुआ था। बात यहां हो गया। लेकिन 2006 में शिल्पी जैन तो शांत हो गया, लेकिन गौतम सिंह का जो भाई था उसका नाम था प्रशांत गौतम। प्रशांत गौतम जो था उसने इस केस को ओपन कराने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया। जब हलफनामा दाखिल किया तो उस टाइम पे भी कांग्रेस की सरकार थी वहां पे केंद्र में, और सुप्रीम, आजकल तो आपको जजों का पता ही है, इतनी राजनीतिक लालसा होता है कि जो केंद्र सरकार बोलता है लगभग वही काम होता है। तो उसको क्या किया गया, जो गौतम सिंह का भाई था प्रशांत गौतम, उसको अपहरण कर लिया गया, और अपहरण करने के बाद लगभग करीबन 10 दिन तक उसको रखा गया और उसके साथ ना जाने क्या क्या किया गया, और फिर एकदम शांतिपूर्वक उसे भिजवा दिया गया, उसके घर पे छोड़ दिया गया, क्योंकि सरकार बदल चुकी थी बिहार में, दबाव आना शुरू हो गया, और दबाव आना शुरू हो गया तो लड़के को छोड़ना पड़ा। उसके बाद से उसने अपना केस वापस ले लिया। उसके बाद ये केस जो है शांत हो गया। शांत होने के बाद आज अब प्रशांत किशोर जब आया है, जो कि अपने आप को एकदम निडर नेता बोलता है, उसने इस बात को उछाल दिया है, जो कि मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है भाई। और अभी 2-4 दिन पहले जब साधु यादव से ये बात पूछा गया तो वो एकदम पत्रकार वगैरह पे गुस्सा हो गए और माइक को छोड़ के भाग गए वहां से। और बीजेपी को देखिए, यहां पे मैं बीजेपी की गलती मानूंगा, अमित शाह को ये सोचना चाहिए, जबकि 4 दिन पहले अमित शाह जो है सम्राट चौधरी से मिलके गया, जबकि सम्राट चौधरी 6 मर्डर केस में सजा काट चुका है, उसके बाद शिल्पी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, फिर भी अमित शाह उसके साथ मिलके रणनीति बना रहा है बिहार में, और उप मुख्यमंत्री का दर्जा तक देके रखा हुआ है। यहां पे कभी कभी क्या होता है, मोदी सरकार के ऊपर एक काला टीका लग जाता है कि आप ये कर क्यों रहे हैं। ये चीज आगे जरूर भुनाया जाएगा और मोदी सरकार को इस पे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, चाहे जन स्वराज पार्टी जीते बिहार में, चाहे ना जीते, लेकिन मोदी सरकार को आगे जो है जवाब देना पड़ेगा इसके ऊपर। ये था भाइयों शिल्पी हत्याकांड, और देखिए दबाव कैसा होता है राजनीतिक, जो कि चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो समझिए कि उस टाइम पे एक गरीब परिवार या गरीब आदमी या गरीब लड़कियों के साथ क्या क्या होता होगा, जो कि बोल नहीं पाता होगा क्या हो रहा है।